हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो है रैस मैकेनिज्म। तो ये रैस मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, कब काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो हम इसके बारे में देखते हैं। देखो, पहले हम लिख लेते हैं ये रैस होता क्या है। देखो बेटा, इसका हम फुल फॉर्म लिखेंगे तो रेस का जो फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन ऑल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब ये सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन ऑल्डोस्टेरॉन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इससे पहले मैं बोल देता हूँ, जो किडनी के जो रेगुलेशन होता है वो तीन मेन फैक्टर के थ्रू रेगुलेट होता है। तो उसके बारे में थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। रेगुलेशन ऑफ किडनी, regulation of kidney is maintained by जो तीन मेन फैक्टर के थ्रू रेगुलेट होता है। तो वो देखो बेटा, एक तो यहाँ पे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का रोल होता है, दूसरा यहाँ पे रैस मैकेनिज्म का काम होता है, और तीसरा जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर होता है। इन तीनों का रोल होता है किडनी का फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे ये तीनों फंक्शन हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली इसके बारे में पढ़ेंगे, रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं रेस मैकेनिज्म क्या होता है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया रेनिन एंजियोटेंसिन ऑल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन ऑल्डोस्टेरॉन सिस्टम है, ये एक कैस्केड मैकेनिज्म होता है। अब कैस्केड मैकेनिज्म होता क्या है? कैस्केड मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म होता है, मतलब एक चेन वाइज एक चेन रिएक्शन है, जहां पे एक सबस्ट्रेट कोई भी रिएक्शन पे पार्टिसिपेट करने के बाद कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और वो जो प्रोडक्ट होता है वो और किसी रिएक्शन के लिए एज ए सबस्ट्रेट काम के तौर पे आता है। अब यहाँ पे भी इस केस में भी देखोगे, जो स्टार्टिंग का रिएक्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे पहले रेनिन होता है जो किडनी से प्रोड्यूस होता है, और फिर देखोगे एंजियोटेंसिन। ये एंजियोटेंसिन एक्चुअल में एंजियोटेंसिनोजन से बनता है, तो ये मेनली लिवर से होगा। और ऑल्डोस्टेरॉन तो ये एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होगा। अब ये जो कैस्केड मैकेनिज्म है, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे से। मतलब यहाँ पे देखोगे, जो रेनिन है, जो एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन है वो रेनिन पे डिपेंडेंट है, और एंजियोटेंसिन से मतलब जो ऑल्डोस्टेरॉन सिस्टम, क्या ऑल्डोस्टेरॉन हार्मोन का जो फंक्शन है वो एंजियोटेंसिन से डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे हम इसके बारे में बताते हैं कि कैसे डिपेंडेंट है, कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि ये मैकेनिज्म एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो इसका रिक्वायरमेंट कब होता है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसका रिक्वायरमेंट कब होगा। When RAS mechanism work in the body। कब करेगा?
तो यहाँ पे देखो कि जो रेस्ट मैकेनिज्म है, ये 4-5 कंडीशन इसके लिए चाहिए होता है। एक तो व्हेन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर बोला जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जब डिक्रीज हो जाता है तब ये सिस्टम काम करता है। ध्यान से देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, व्हेन ब्लड प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज, तब ये काम कर सकता है। और कुछ पॉइंट देखो, ये तब भी ये काम करेगा। देखो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, देखो ये सारी के सारी यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिख रहा हूं ना, वो एक दूसरे से डिपेंडेंट है। जैसे मैं एक और पॉइंट लिख देता हूं, व्हेन ब्लड फ्लो ऑल्सो डिक्रीज, ये डिक्रीज का साइन है। तो जब डिक्रीज होगा ऐसे साइन लिखूंगा, और जब इंक्रीज होगा तो उसका ऑल्टरनेटिव साइन हम यूज करेंगे यहाँ पे। एक और चीज होता है, जब आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाता है, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो डिक्रीज। देखो जीएफआर के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स नहीं बताएंगे। तो जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, मतलब हमको ऑलरेडी पता है। एक मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये क्या है बेटा, ये है एफरेंट आर्टेरियोल, और ये क्या है, ये दूर जा रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल। और ये है बाउमैन ऑफ कैप्सूल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो जब एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू ब्लड आ रहा है, और यहाँ पे हमेशा इसके बाद ये एफरेंट आर्टेरियल बाउमैन कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे फॉर्म किया। फिर ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म करने के बाद इफरेंट आर्टेरियल के फॉर्म पे ये बाहर रिलीज हुआ। अब इस केस में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो भी चीजें फिल्ट्रेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे ग्लोमेरुलस पार्ट पे देखोगे, यहाँ पे जो भी चीजें फिल्ट्रेशन होगा, इसके लिए क्या चाहिए होगा, ब्लड प्रेशर यहाँ पे हाई होना चाहिए। किस लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर नहीं हाई होगा तो जो भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा, वहां पे ऑटोमेटिकली जीएफआर रेट जो होगा वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि पहले तो ब्लड का फ्लो कम हो गया, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो जीएफआर रेट भी डिक्रीज हो गया। साथ में क्या होगा, जो आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो ऑस्मोलरिटी है वो बाहर का और अंदर का, मतलब ट्यूब्यूल के बाहर और अंदर का जो ऑस्मोलरिटी है वो भी कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये जब ये सारी कंडीशन जब आ जाता है, तब क्या करना पड़ेगा, जो किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो एबनॉर्मल फंक्शन शो करेगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, और किडनी के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है, मतलब जो जीएफआर रेट जो कम हो गया था, जो एबनॉर्मल सिचुएशन आ गया था, उसको
नॉर्मल वापस किया जाता है। देखोगे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स पे बहुत सारी ऑस्मो रिसेप्टर सेल होता है, और वो ऑस्मो रिसेप्टर सेल क्या काम करता है, मतलब जो यहाँ का जो एबनॉर्मलिटी देखोगे वो एक्चुअल में उसको नॉर्मलाइज करने के लिए काम करेगा। कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो एक तीन कंडीशन तो हमको पता हो गया कब ये रिलीज होता है। अब मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक कैसे एक्चुअल में वर्क करता है। तो ये हो गया लीवर। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो जाएगा किडनी। और किडनी के जस्ट अपवर्ड साइड पे होता है एड्रिनल ग्लैंड। और यहाँ पे और जो फैक्टर यहाँ पे काम करेगा वो है लंग्स, यहाँ पे काम करेगा। लंग्स को मैंने इस साइड पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये तीनों कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए जो रेनिन है वो एक्चुअल में कहाँ से रिलीज होता है। तो रेनिन एक्चुअल में जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है वहां से इसका रिलीज होता है। तो पहले मैं थोड़ा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल के बारे में बता देता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल्स पे बता रहा हूँ। तो जो जीजी सेल है देखोगे, थोड़ा डीप कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है, फिर सिमिलरली यहाँ पे ग्लोमेरुलस का फॉर्म करेगा और एफरेंट आर्टेरियोल के फॉर्म पे वो बाहर जा रहा है। हमको इस चीज़ के बारे में पता नहीं करना है, हमको जिसके बारे में पता करना है ये है कि यहाँ पे इस पार्ट पे देखोगे जो ये एफरेंट आर्टेरियोल है ना, इस एफरेंट आर्टेरियोल पार्ट पे जो एपिथेलियल जो यहाँ पे एक्चुअल में स्मूथ मसल सेल होता है ये एक्चुअल में मॉडिफाइड हो जाता है, और इसका जो मॉडिफाइड सेल है इसको बोला जाता है जीजी सेल। एफरेंट आर्टेरियोल का जो स्मूथ मसल है ये एक्चुअल में मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल है, और इस सेल को क्या बोला जाता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जीजी सेल। सिमिलरली देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया पे, अच्छा यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो डीसीटी है ना, क्योंकि देखोगे ये एक्चुअल में कंटिन्यूएशन पे है, ये बाउमेन कैप्सूल के बाद ये पीसीटी फॉर्म करेगा, फिर लूपा वेनली फॉर्म करेगा, फिर असेंडिंग ऑर्डर पे जाएगा। तो असेंडिंग पोजीशन पे जाने के बाद ये एक्चुअल में जो एफरेंट आर्टेरियोल है उसके जस्ट साइड बाय साइड पास में ये जाता है, और यहाँ पे ये जो डीसीटी सेल है इसके अंदर भी कुछ मॉडिफाइड सेल देखा जाता है, और इसको बोला जाता है मैकुलर डेंसा सेल। क्या बोला जाता है बेटा, ये है मैकुला डेंसा सेल। इसके बारे में मैं थोड़ा इस साइड पे लिखता हूँ।
मैकुला डेंसा सेल। और और कुछ सेल होता है इस एरिया पे प्रेजेंस होता है जो ग्लोमेरुलस से थोड़ा बाहर होता है। ये होता है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। ये तीनों मिला के, यहाँ पे देखोगे, ये तीनों मिला के फॉर्म करता है जक्स्ट्राग्लोमेरुलस एपरेटस। और यही मेनली जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है उसमें ये रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो जीजी सेल है, जैसे ही बॉडी के अंदर ये जो कुछ कंडीशन बताया था, जीएफआर रेट जैसे डिक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर जैसे डिक्रीज कर जाएगा, ब्लड फ्लो जब डिक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ का जो रिसेप्टर सेल है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही वो एक्टिव होगा, वो क्या करता है कि वो हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा, फिर यहाँ पे जो रेनिन का सिक्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। रेनिन देखोगे जक्स्ट्राग्लोमेरुलस सेल से रिलीज होता है, वो एज ए हार्मोन भी काम करता है और वो एज ए एंजाइम भी काम करता है। तो यहाँ पे वो एज ए कैटलिस्ट के तरह काम करेगा। वो कैसे काम करेगा, जैसे यहाँ पे ये कुछ सिग्नल आया तो यहाँ पे जीजी सेल क्या किया, रेनिन का रिलीज करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो किडनी है यहाँ से किसका रिलीज हो रहा है, रेनिन का। तो यहाँ से मैं मार्किंग कर लेता हूँ, यहाँ से रिलीज हो रहा है रेनिन का। और लिवर से देखोगे एक और फैक्टर आता है जो है एंजियोटेंसिनोजेन। एक लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड है जहाँ पे एमिनो एसिड का देखोगे 453 एमिनो एसिड सीक्वेंस होता है का एक प्रोटीन है। और ये कहाँ पे मिलता है, क्योंकि लिवर से ये सिक्रेशन होने के बाद ये प्लाज्मा पे आ जाता है, मतलब ब्लड पे आ जाता है। ब्लड पे प्लाज्मा के अंदर ये इनएक्टिव कंडीशन पे प्रेजेंस होता है। तो ये जो यहाँ पे देखोगे ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंस है और ये इनएक्टिव कंडीशन पे है, मतलब अभी इसके कोई काम नहीं है। तो जैसे ही यहाँ से किडनी का जो जेजी सेल है, यहाँ से रेनिन का रिलीज हुआ, ये क्या करता है, प्लाज्मा के अंदर जो इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीन है इसको ये क्या करेगा, ये एक और सब्सटेंस पे इसको चेंज कर देगा जिसको बोला जाता है एंजियोटेंसिन 1। ये भी अभी फंक्शनल नहीं है, इसका एक और फॉर्म आएगा। तो रेनिन प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 पे कन्वर्ट कर देता है। और इसका एमिनो एसिड सीक्वेंस देखोगे ये 10 एमिनो एसिड सीक्वेंस होता है इसका। और ये क्या हो जाएगा, एक पेप्टाइड के फॉर्म पे आ जाएगा। तो एंजियोटेंसिन एक स्मॉल पेप्टाइड है। अब ये जो एंजियोटेंसिन है इसको दोबारा चेंज किया जाता है और बनाया जाता है एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंजियोटेंसिन 2 पे। और यही फंक्शनल फॉर्म है, यही एक्टिव फॉर्म है, ये अब जाकर बाकी मैकेनिज्म को रेगुलेट करेगा। और देखोगे यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 का जो कन्वर्सन है ये भी एक पर्टिकुलर एंजाइम के थ्रू होता है। ये होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये हो रहा है लंग्स पार्ट से। ये कहाँ से रिलीज हुआ था, लिवर से। और ये रेनिन जो था ये कहाँ से रिलीज हुआ था, ये किडनी से।
और यहाँ पे ए है एड्रिनल ग्लैंड। अब देखो जैसे एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन हो गया, अब इसका एमिनो एसिड सीक्वेंस पे लिख देता हूँ, 8 एमिनो एसिड सीक्वेंस होता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 कैसे काम करता है मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। तो अभी नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब देखो एंजियोटेंसिन 2 ये कैसे काम करता है। देखो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये मेनली तो दो तरीके से काम करता है, और मतलब तीन तरीके से भी काम कर सकता है, बट मेनली दो पे इसका इफेक्ट होता है। एक तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करके, सेकेंडली यहाँ पे देखोगे स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू सिक्रेट ऑल्डोस्टेरॉन हार्मोन। और ये एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज होता है। और बाकी जो होगा हाइपोथैलेमस के थ्रू भी ये कुछ हद तक ये कंट्रोल कर सकता है। बट यहाँ पे मेनली हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और ऑल्डोस्टेरॉन हार्मोन का फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे ये एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या करता है, किडनी का जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पार्ट पे NaCl और H2O का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा। मतलब वहां पे जो ऑस्मो रिसेप्टर सेल है वो क्या करेगा, एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एक्टिव करने के लिए, मतलब यहाँ पे हमको करना क्या है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, पहले ए इट इंक्रीज, दूसरा कलर ले लेता हूं, इट इंक्रीज NaCl and H2O reabsorption कहां से करेगा, फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख देता हूं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब जैसे ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट पार्ट से NaCl और H2O का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एफरेंट आर्टेरियल पार्ट पे जो ब्लड वेसल था वहां पे ये स्टिमुलेशन चला जाएगा। अब क्या होगा, ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखोगे ये इसका जो मैकेनिज्म है, ये ब्लड वेसल को वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो देखो यहां से यहाँ पे मैं वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन लिख देता हूं। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, तो उसका जो वाइड था, जो लुमेन का जो वाइड था वो कम हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा, वहां पे ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और ब्लड का प्रेशर जैसे ही बढ़ जाएगा तो ब्लड का फ्लो भी बढ़ेगा, और ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा, GFR रेट जो था, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट था, वो भी बढ़ जाएगा। तो ये तीन, जैसे ये तीन कंडीशन आ जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि GFR रेट इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ब्लड फ्लो ये भी इंक्रीज कर जाएगा।
अब जैसे ही ये तीन कंडीशन अचीव हो जाएगा तो वहां पे जो फिल्ट्रेशन था वो नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे नॉर्मल हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाने के बाद वहां पे जो ऑस्मो रिसेप्टर सेल होता है वो स्विच ऑफ कंडीशन पे चला जाएगा। तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये जो मैकेनिज्म है वो बंद हो जाएगा। सेकेंडली देखोगे, ये तो हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये कैसे इफेक्ट करता है, उसके थ्रू कैसे उस प्रोसेस को नॉर्मलाइज करता है। एक और प्रोसेस देखोगे, ये एंजियोटेंसिन 2 ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड का ऑल्डोस्टेरोन हार्मोन को ये एक्टिवेट करेगा। जैसे इसको एक्टिवेट करेगा ये भी क्या करता है, डीसीटी और सीडी पार्ट से, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट पार्ट से ये क्या करेगा, Na प्लस और H2O का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा। और Na प्लस और H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वो इनडायरेक्टली जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का प्रोसेस है इसको स्टिमुलेट करेगा और उसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा, ये जो सारी प्रोसेस यहाँ पे लिखा हूँ, GFR रेट इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा और ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके थ्रू यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन अचीव हो जाएगा। और जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर थर्स्टी फील कराता है और थर्स्टी फील होगा तो वहाँ पे पानी पिएगा वो बंदा, तो ड्रिंक करेगा और ड्रिंक करने के साथ वहाँ पे जो ऑस्मोलरिटी है वो वहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है उसके थ्रू बॉडी के अंदर, मतलब किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन है उसको रेगुलेट किया जा सकता है, नॉर्मल कंडीशन पे लाया जा सकता है। अब इसका एक ऑपोजिट मैकेनिज्म होता है, वो है जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर का। तो ये कहां से रिलीज होता है, ये होता है हार्ट से। हार्ट का जो एट्रियल पार्ट है, एट्रियम से इसका रिलीज होता है और इट वर्क अगेंस्ट द रैस मैकेनिज्म। ये रैस मैकेनिज्म के ऑपोजिट काम करता है। और ये कैसे काम करता है, थ्रू वेसोडाइलेशन, क्योंकि वहां पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, ये क्या करेगा, वेसोडाइलेशन करेगा। तो ये रैस मैकेनिज्म को बंद कर देगा और वेसोडाइलेशन कर देगा। क्योंकि देखो जैसे वहां पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था तो ब्लड का फ्लो मतलब ज्यादा हो रहा था, प्रेशर ज्यादा हो रहा था, उसके वजह से वो प्रोसेस स्टिमुलेट हो रहा था। बट यहाँ पे जैसे वेसोडाइलेशन होगा रैस मैकेनिज्म वो बंद हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे ये काम करेगा। तो ये एक्चुअली काम कब करता है, मतलब यहाँ पे देखोगे ये तब काम करेगा व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा। जब बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर, मतलब किडनी पे जो ब्लड का प्रेशर है देखोगे वहां पे जब ज्यादा होता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये काम करेगा नॉर्मलाइज करने के लिए, उसका नॉर्मल कंडीशन पे वापस लाने के लिए। तो आई थिंक समझ में आया होगा ये मैकेनिज्म एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास पे हम बाकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जो पार्ट है इसका नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक पढ़ते हैं। थैंक यू बेटा।